नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन नेशनल इंटरेस्ट में, जहां पर आज इन खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे दिल्ली की। पर केवल दिल्ली की नहीं, दिल्ली से होते हुए पूरे देश में क्या राजनीति ऐसी बन चुकी है कि कोविड विरोध से ज्यादा जरूरी मोदी विरोध है? और क्या टूल किट का हिस्सा यही है कि विज्ञापन पर ज्यादा जोर और व्यवस्था पर कम हो स्कोर? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई पैनल की ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑक्सीजन पर पूरा सच सामने आ चुका है कि ऑक्सीजन की कमी थी या एयर टाइम की कमी थी। इस पर ही आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमेशा की तरह सुनील देवधर जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ नेता है, आंध्र प्रदेश के इंचार्ज है, और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना विरोध कैसे किया जा रहा है इस पर खास इनकी नजर लगी हुई है। और दूसरे हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं जिनको वैसे परिचय की जरूरत नहीं है। लुटियंस मीडिया के टारगेट नंबर 1 जन सेवक है दिल्ली के वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है कपिल मिश्रा जी। एक और खासियत यह है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत के डीएनए का टेस्ट ये जानते हैं और इनको सारी चीजें पता है, फितरत से वाकिफ है वो अरविंद केजरीवाल की एक एक हरकत और फितरत से, मैं कहूंगा। तो स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। शुरुआत करते हैं कपिल मिश्रा जी आपसे, क्योंकि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल मिश्रा जी, पहले तो ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो रिपोर्ट है, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जिसपे कहा गया है कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन को बताया गया झूठे तरीके से। तो मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट कपिल मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक फर्जी रिपोर्ट अपने दफ्तर में तैयार की। तो ये फर्जी रिपोर्ट है ना, ये सच्ची तो नहीं है ना कोई रिपोर्ट? जिसको सिसोदिया फर्जी बोल दे उससे ज्यादा सच्चा हो क्या सकता है इस दुनिया में। हम्म। जिसको केजरीवाल फर्जी बोल दे उससे ज्यादा ओरिजिनल क्या हो सकता है इस दुनिया में। नहीं नहीं, ये तो पर सर्टिफिकेट, आधार दीजिए। इस रिपोर्ट को ओरिजिनल होने का हम्म। और सही होने का सर्टिफिकेट मिल गया सिसोदिया के इस रिएक्शन से और केजरीवाल के, क्योंकि जब वो तथ्यों पे बात नहीं करते तो सिरे से नकार के भागने की और मुद्दे को बदलने की बेशरम कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, हम्म। ये रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी की है। जब उन्होंने कहा कि इस हम्म। रिपोर्ट को दिखाओ, उसका एफिडेविट आज पब्लिक डोमेन में है, उसके मेंबर्स पब्लिक डोमेन में है, रिपोर्ट का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में है, सिसोदिया की ईमेल कितनी तारीख को उनकी ईमेल में गई है ये, वो पब्लिक डोमेन में है। वो इसे मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि ये मानते ही उनका पूरा का पूरा झूठ सामने आ जाता है, ये मानते ही उनका अपराध सामने आ जाता है, ये मानते ही ये सामने आ जाता है कि टीवी पे रोज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सफेद झूठ बोल रहे थे देश से, दिल्ली से, और बाद में कोर्ट में भी झूठ बोला। तो मेरे को तो जिस वक्त सिसोदिया ने बाहर आके ये बोला कि रिपोर्ट फर्जी है, उसी वक्त इस रिपोर्ट को सर्टिफिकेट मिल गया कि रिपोर्ट सही है। क्योंकि इस प्रकार का जब वो आप उसके तथ्यों से भागने लग गए, रिपोर्ट के कंटेंट से भागने लग गए, उस पर बात ही करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि अब आपके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। आज रिपोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में है, रिपोर्ट का एफिडेविट पब्लिक डोमेन में है, रिपोर्ट के मेंबर्स कौन कौन है वो पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी नाकाम सी कोशिश थी कि रिपोर्ट को ही, उसके अस्तित्व को ही नकार दो। यानी कि सामने जो चीज दिख रही है, सूरज है तो सूरज हम्म। दिख रहा है, उसके अस्तित्व को आंख मूंद के बैठ जाने से तो आप सच को नहीं छुपा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं कि रिपोर्ट के सच को नकार दिया जाए, उस पर कोई चर्चा ही ना हो पाए। मैं तो कहता हूं आइए तथ्यों पे बात करते हैं ना रिपोर्ट की। आपने क्यों झूठ बोला, आपने क्यों झूठ बोला जब दिल्ली में पूरी ऑक्सीजन थी, तब आपने क्यों हम्म। बोला कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है? फिर जो आपकी ऑक्सीजन की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है शहर की, उससे 4 गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट आपने क्यों मांगी? उस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन होने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से लोग कैसे मरे, उसकी जिम्मेदारी क्या है? जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एक दिन में 27 डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वन हॉस्पिटल। और जी। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि दिल्ली की सरकार ने राइटिंग में दिया था कि ऑक्सीजन देंगे, इसीलिए उन्होंने पेशेंट वहां पे लिए और ऑक्सीजन आने हम्म। से मना कर दी। हॉस्पिटल की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है उसमें वो बोल रहे हैं, जो सप्लायर है ऑक्सीजन का वो बोल रहा है कि मेरे पास सप्लाई थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने डाइवर्ट कर दी।
42 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बोला है कि मेरे 42 हॉस्पिटल्स की लिस्ट काट के 17 हॉस्पिटल में भेजने को बोला गया। यानी आप शहर में जानबूझ के एक ऑक्सीजन का क्राइसिस क्रिएट कर रहे थे। यू वर क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल क्राइसिस इन द सिटी, यू वांटेड टू क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन इन द सिटी, एंड देन यू आल्सो वांटेड टू एस्केलेट इट इनटू एंटायर कंट्री। तो पहले दिल्ली में ऑक्सीजन होते हुए आपने ऑक्सीजन की सप्लाई काटी, आपने जिनको प्रॉमिस किया ऑक्सीजन देने का उन हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं दी। उसके बाद जब वहां पे लोग मरे तो आपने टीवी में आके बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट आपने मांगी। उसके बाद जब दिल्ली को ऑक्सीजन मिलने की बात आई, शहजाद 2 मिनट और लूंगा आपके, जब दिल्ली को ऑक्सीजन मिलने की बात आई तो दिल्ली के पास टैंकर ही नहीं था ऑक्सीजन लेने का। अखबार में एक पेज का विज्ञापन निकाला कि हमें टैंकर खरीदना है। ऑक्सीजन का टैंकर अखबार में विज्ञापन देके खरीदा जाता है क्या? जब ऑक्सीजन खत्म होने का चिल्लाने लगे उसके बाद खरीदा जाता है क्या? सारे देश के सारे राज्यों के पास टैंकर था दिल्ली को छोड़कर। जब दूसरे राज्यों ने अपना टैंकर भेजा तो उसको फिल कराने की जगह नहीं थी। दिल्ली की सड़कों में लाइन लगा के टैंकर खड़े थे, 2-2 दिन तक खड़े थे, उनसे ऑक्सीजन लेने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कह रही है कि आपने 12 राज्यों की ऑक्सीजन सप्लाई को अफेक्ट किया झूठ बोलकर। यानी ना केवल दिल्ली में लोग मरे बल्कि दिल्ली के बाहर के 12 राज्यों में, आज उत्तरांचल में अगर किसी की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार भी केजरीवाल है, पंजाब में किसी की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार भी केजरीवाल है, यूपी में किसी की मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार भी केजरीवाल है, क्योंकि वो दिल्ली में झूठा क्राइसिस क्रिएट कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे, आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और आज उनका झूठ किसी पार्टी ने सामने नहीं लाया है, किसी सरकार ने सामने नहीं लाया है, उच्चतम न्यायालय की कमेटी ने, न्यूट्रल कमेटी ने सामने लेकर आया है, वो तथ्य सामने है। और मुझे लगता है कि ये जो ना सेना पे भरोसा करते, ना चुनाव आयोग पे भरोसा करते, ना भारत के संविधान पे भरोसा करते, आज ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका सच पूरे देश के सामने है। जी शहजाद भाई। जी सुनील जी के पास मैं जाना चाहता हूं, वो अपना माइक अनम्यूट करके हमारे साथ फिर से जुड़ जाएंगे। पर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ले रहा हूं कपिल जी, इसी संदर्भ में कि अब पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड खेला, अब वो कह रहे हैं कि आधे लोगों ने साइन नहीं की, ये अप्रूव्ड नहीं थी। पर क्या ऐसा तथ्य, क्या ऐसी दलीलें दी जा सकती है क्या कि ये अप्रूव्ड नहीं थी? क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं है जिसमें भल्ला साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसमें शामिल थे? क्या ये रिपोर्ट ईमेल नहीं की गई थी उनके तमाम लोगों को? क्या गुलेरिया साहब का ईमेल पब्लिक डोमेन में नहीं है? तो किस तरीके से इसको डिनाई किया जा रहा है कपिल मिश्रा जी? नहीं, डिनाई करना तो सफेद झूठ बोलना है। ये वैसे ही डिनाई कर रहे हैं जैसे जब इनके चुनाव में किसी राज्य में हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर जिम्मे लगा देते हैं, जीत जाते हैं तो ईवीएम से अच्छा कुछ नहीं होता है। वैसे ही डिनाई कर रहे हैं जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को डिनाई किया था जब पाकिस्तान के ऊपर हुई थी। वैसे ही डिनाई कर रहे हैं जैसे कि आतंकवादी जो होता है उसको अपना भाई बताने लग जाते हैं, आतंकवादी मानने से इनकार कर देते हैं। वैसे ही डिनाई कर रहे हैं जैसे इन्होंने ये डिनाई कर दिया था कि सीए का तो भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो सफेद झूठ बोलना आज पहली बार थोड़ी सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोलते आ रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर और ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तक, हर चीज में सफेद झूठ है। किसी भी चीज को मानने से इनकार कर दो, सामने से जो दिखाई दे रहा है उसके तथ्यों के ऊपर बात कीजिए ना। आप बताइए ना अपने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को देखे बिना ऑक्सीजन की सप्लाई। और शहजाद भाई मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्रिमिनल इंटेंशन इन लोगों की हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर इनके मन में चोर नहीं था और इन्हें मालूम नहीं था कि ये झूठ बोल रहे हैं तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट को रुकवाने की कोशिश क्यों की? इन्होंने ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्यों किया, ऑडिट का विरोध क्यों किया? क्योंकि इनको पता था जब ऑडिट होगा तो सामने सच आएगा। मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहता हूं उन दिनों में जब दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट था। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट ऑर्डर किया, अगले दिन सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, किसी स्टेट को चाहिए तो ले लो। विद इन 24 यही बात है, इसका मतलब they were well aware that they are creating an artificial crisis. They were well aware that they are lying about the facts. They were well aware that कि जब भी ऑडिट होगा they will be exposed. This was not a mistake. ये कोई गलती नहीं हुआ है, ये क्राइम हुआ है। और एक चोर की तरह
वो क्राइम सामने ना आए उसका उस वैसा व्यवहार किया जा रहा था, ऑडिट रोकने की कोशिश की ठीक। जा रही थी। टिपिकल जी। क्रिमिनल बिहेवियर है। जांच को रोकने तो की कोशिश करो, सच सामने ना आ जी, पाए, और जैसी सच सामने आए उसको मानने से इनकार कर दो। टिपिकल क्रिमिनल तो बिहेवियर शो कर रहे हैं। सुनील जी, सुनील जी को शामिल करते हैं इस चर्चा में। सुनील जी, आप बताइए अब इस पर कि आज राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट का भी अस्तित्व नहीं है। बहरहाल वो कहते रहे, पर ये कोरा झूठ है। पर सवाल आपसे ये है कि कुछ दिनों पहले पीसो की भी रिपोर्ट आई थी, जो कि इसी तरीके का सर्वे करके उन्होंने भी बताया था कि ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है दिल्ली में वो कम है, बताई ज्यादा जा रही है। और ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र से उसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत दरअसल क्रायोजेनिक टैंकर्स और मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन की है, दिक्कत डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो फिर ऐसा पैनिक क्रिएट करने का मकसद क्या था, जिसके बारे में कपिल मिश्रा भी कह रहे थे कि हर रोज कहना हमें आज इतना चाहिए, कल इतना चाहिए, 700 मेट्रिक टन चाहिए, जबकि मुंबई से आप ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां का भी आपका एक एक्सपीरियंस है। तो बताइए ये पैनिक क्रिएट क्यों किया जा रहा था, क्या मंशा थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी नीति है। जैसे गली में भागने वाले, पिछले बार भी मैंने बताया था, कुछ बच्चे रहते हैं कि जो पत्थर मारते, शीशे तोड़कर भाग जाते हैं वो, और बाद में झूठ बोलने के लिए उसके एक कदम आगे है, और बाद में झूठ बोलकर जो है वो हर चीज का कुछ ना कुछ एक तोड़ निकालने का प्रयास करना। और जिसका ध्यान ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर हो, जिसका ध्यान केवल राजनीति में हो, और जिसको मैनेजमेंट करना चाहिए, इस समय सीरियसनेस ना हो। देखिए, प्रधानमंत्री सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, जो एक हाईली कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है। उसमें ये मुख्यमंत्री अपने आप को दुनिया के सामने लाकर, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री के बनने के ख्वाब देखने वाला मुख्यमंत्री है ना, तो वो उस रिकॉर्डिंग को भी सार्वजनिक कर देता है कि प्रधानमंत्री जी की मीटिंग जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, जिसका कुछ प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को तोड़कर वो किस तरह से जनता के लिए बोल रहा है, वो किस तरह से देश के लिए बोल रहा है, किस तरह से आरोप लगा रहा है, इसको दुनिया के सामने लाने का पाप अरविंद केजरीवाल ने किया। ये एडमैन है जिसने अब तक 511 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया है। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कपिल भाई आपने बताया, मैं तो कहता हूं ये कोई एड देकर थोड़ी ना खरीदे जाते हैं, ये तो केजरीवाल को भी पता है। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस को ऑब्लाइज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देना, और वो इतनी एडवर्टाइजमेंट्स आती है, आप सुबह से टीवी कुछ चैनल्स चालू करके बैठिए, हर 2 मिनट बाद केजरीवाल आते हैं हाथ की घड़ी और पीछे ऑक्सीजन के प्लांट्स वगैरह दिखाई देते। अरे भैया, पीएम केयर फंड ने आपको 8 प्लांट के लिए पैसा दिया था, लेकिन आप एक ही बनाए, बाकी 7 तो आपने बनाए नहीं। आपके यहाँ पर क्राइसिस ऑक्सीजन का आपने एक तो इन्फ्लेट करके बहुत ज्यादा बड़ा बता दिया था। एक आंकड़ा आपको याद होगा, ये मुंबई में 84,000 केसेस एक दिन में थी, और उस समय उन्होंने, मुंबई वालों ने कुछ 245 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी, आवश्यकता थी। और उसके चंद दिनों बाद, कुछ 3 मई को दिल्ली के अंदर 89,000 केसेस थे उस समय, और उन्होंने जो मांग की थी वो 976 मेट्रिक टन की। मतलब 84,000 और 89,000, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 245 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, मतलब आपने ही शायद गपशप में मुझे कहा था, क्या दिल्ली वालों के फेफड़े इतने बड़े बड़े हैं क्या? तो इंसान तो सब जगह पर इंसान है, इनकी नीयत में खोट है। अभी देखिए, ये जो इनके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं थे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नजदीकी क्रायोजेनिक टैंकर्स मिल सकते थे। ये अदूरदर्शिता थी या कैओस निर्माण करना था, इनको भगवान जाने इनका इंटेंशन क्या है। लेकिन बाकी राज्यों ने, हरियाणा ने समय पर मंगा लिए टैंकर्स, उत्तर प्रदेश में थे ही, मध्य प्रदेश ने मंगा लिए टैंकर्स, वहां पर ऑक्सीजन उठाने में कोई क्राइसिस नहीं आई। अब मोदी सरकार जी ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी, ऑक्सीजन आकर खड़ा है रेलवे का, लेकिन वहां से उठाकर लेकर जाने के लिए अब हर चीज, हाईकोर्ट ने भी कहा ना कि यू वांट एवरीथिंग एट डोर स्टेप। ऐसा तो नहीं होता है ना, तो फिर आप काहे को मुख्यमंत्री बने हो? हेल्थ तो राज्य सरकार का विषय है। आप इतना
तो मतलब ये तो बहुत बड़ा पाप है कि जो कपिल भाई तो ने सही बताया, 12 राज्यों को जो है वहां के हम्म मौतों का एक कारण केजरीवाल बना हुआ हम्म है। वहां पर लोग मर रहे हम्म थे, वहां पर ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए था, लेकिन वहां ऑक्सीजन इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग बताई और उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू किया। ये कौन है? हम्म ये दिल्ली का निर्माता, लुटियन जोन वाला, ये खान मार्केट गैंग वाला। देखिए मैं बताता हूं, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, इन सब की पर्दे के पीछे मिली भगत है। ये सब मोदी द्वेष हम्म में देशद्रोही बने हुए एक बहुत बड़ी गैंग है। और इसलिए जिस नवनीत कारला के फोटो ये गांधी परिवार के साथ दिखाई देते हैं, उनको ये दिल्ली का हम्म निर्माता कहता है। और ये हम्म सिलेंडर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ब्लैक मार्केटिंग करता है और इसके घर में 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पकड़े जाते हैं। तो इस तरह से हम्म इनका टोटल फेल्योर था। और मुझे तो उनका एक, वो भी माफिया ही है, उसका कोई गुणगान की कोई बात नहीं है, लेकिन उनका एक चोर, एक विधायक अमानतुल्ला, हम्म एक दिन सुबह सुबह वीडियो हम्म में आकर बताता है कि राज्य सरकार फेल्योर है और जल्द से जल्द हम्म केंद्र ने अपने हाथ में सारा कोविड मैनेजमेंट लेना चाहिए, हम्म दिल्ली का। ये उनका विधायक जी ही कहता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये एडमैन है। 12 बजे रोज एक झूठ का पुलिंदा लेकर आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक ही कार्यक्रम रहता है, झूठ बोलो। घर घर में राशन तो पहुंचाने की बात उन्होंने की, वो भी कितना बड़ा हम्म फ्रॉड था। वन नेशन वन राशन कार्ड आज तक उन्होंने चालू नहीं किया है। तो हम्म कुल मिलाकर केजरीवाल का झूठ अब जनता के समझ में आ रहा है, ये मेरा पूरा भरोसा है। और ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत जो सुप्रीम कोर्ट ने हम्म एक्सपोज की है कि आपके आवश्यकता से 4 गुना। अब तो हम्म देखिए इन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी ऑफिस में बैठकर तैयार किया हुआ रिपोर्ट। ये कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का अवमान है। मतलब ये हम्म जो भी निर्णय इनके खिलाफ, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, वो बोलेंगे कि ये मोदी का एजेंट है, ये बीजेपी के। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी मोदी का एजेंट बन जाएगी और इस प्रकार के आरोप हम्म लगाएंगे। क्योंकि इनको एक ही चीज पता है, करना धरना कुछ नहीं है, हम ना खेले हम्म खेल बिगाड़े। ये जो एक प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति की ये सारी गैंग है जो आम आदमी पार्टी के नाम से, दुर्भाग्य से, दिल्ली को ये हम्म दुर्भाग्य अभी और कुछ साल झेलना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये दिल वालों की जो दिल्ली है, इनके दिल से हम्म केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उतर चुकी है। नहीं, पर एक बात आपने जो कही, देखिए, खेल बिगाड़ने की अगर बात हो, कपिल मिश्रा जी, मैं आपके पास भी लौट कर आऊंगा, खेल बिगाड़ने की बात हो तो यहां तक मोदी विरोध की राजनीति यहां तक पहुंच गई कि देश के संबंध बिगाड़ने की बात आ गई। आपको याद होगा कि सिंगापुर के नाम पर ऐसी बात कही गई कि वहां के विदेश मंत्री से लेकर वहां का जो दूतावास है भारत में, उन्होंने सबने आपत्ति जताई और फिर केंद्र की सरकार को कहना पड़ा कि ये हमारे भारत का व्यू नहीं है। तो इतना इतना मोदी विरोध के देश को भी बदनाम करने से नहीं चुके। मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने कुछ गलती से बोल दिया है। ये जानबूझकर कर रहे इन चीजों को। नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जो बेहतरीन रिश्ते सारे दुनिया के साथ कायम किए, जब हम्म उनको दवाइयां चाहिए थी तब नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको दवाइयां दी, जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए था, पैरासिटामोल चाहिए था, सारे देश इन दवाइयों को, बेसिक दवाइयों के कारण तड़प रहे थे। अमेरिका से लेकर सभी देशों ने ये दवाइयां भारत से मांगी थी। तब हम्म आप, मैं हमेशा कहता हूं कि जब बिजली चली जाती है तब कई दुकानदार जो रहते हैं अचानक मोमबत्ती 4 गुना दाम में बेचना शुरू करते, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने का पाप करते हैं। भारत जी चाहता था तो अपना दाम बढ़ाकर बेच सकता था ना, लेकिन नरेंद्र जी मोदी जी ने उसी दाम पर सभी देशों को ये दवाइयां दी, अपने देश की हम्म पूर्ति करके, मतलब अपने देश को कहीं कमी ना होते देते सभी देशों को दवाइयां दी। कुछ देश जो उसको पूरे दाम से नहीं खरीद पाए, उनको कंसेशनल रेट में, कहीं कहीं हाफ रेट में दवाइयां दी। और अत्यंत गरीब देशों को उन्होंने हम्म मुफ्त में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तक दिया हुआ है। ये अयम हम्म निजः परो वेति धारणाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हिंदुस्तानी संस्कृति परंपरा है, जिसको हिंदू बोलेंगे हम्म तो लुटियन की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन है तो वो हिंदू संस्कृति ही, जिसका जी परिचायक ये नरेंद्र मोदी जी ने सारे देशों को जोड़ने के लिए दिया। और
इतने गलत आरोप लगाए कि हमारे वैक्सीन क्यों दे दिए, जबकि हमारे कई सारे हिंदुस्तानी सिपाही उनके सेना में है, विश्व सेना में है, उनको भी हमें भेजने थे। कई सारे मुद्दे, संबित पात्रा जी ने बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन आरोपों का भी खुलासा किया था। लेकिन इन्होंने ये झूठ बोलकर देशों के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए जानबूझकर सिंगापुर वायरेंट शब्द का उपयोग किया, जिसकी जितनी निंदा करेंगे उतनी कम है। लेकिन ये तो हमारे जयशंकर जी और मोदी जी है कि ये इन जैसे छुड़भैये लोगों के बदनामी करने से देश की बदनामी होने नहीं देने वाले। लेकिन इन्होंने किया, ये पाप किया। मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने पर ये पापी उतर आए। देखिए, अफसोस की बात है कि हजारों करोड़ों रुपए विज्ञापन देकर मुफ्त में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा ली। कपिल मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, पर अब एक बार फिर से, जैसे इनका टूल किट है, जैसे ही झूठ पकड़ा जाता है तो दो तरीके हैं। या तो उससे बड़ा झूठ बोलकर मामले को डाइवर्ट कर दो, जैसे ऑक्सीजन ऑडिट के बारे में आपने भी बताया कि 700, 750, 900, फिर बोला ऑक्सीजन ऑडिट, तो बोले नहीं नहीं बहुत ऑक्सीजन है जी, अब नहीं करनी, अब ठीक है, अब बाकियों को दे दो। तो जैसे, और फिर वैक्सीन पर चले गए। और आज जो है वो केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी गलती, मेरा गुनाह केवल इतना है कि मैं अपने दिल्ली वालों के सांसों के लिए लड़ रहा था। तो फिर से एक बार विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब हम लोग, जो कमियां रही, आप क्योंकि विधायक भी रहे, दिल्ली सरकार ने कितने बेड बनाने की बात की थी जब सत्ता में आए, कितने अस्पताल बने, कितने पीएसए प्लांट तब बोला था 44 लगाएंगे एक महीने में, कितने लगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक क्या कर रहा है? आप जमीन पर उतरते हैं दिल्ली में, तो बताइए इन चारों चीजों पर कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या कर रहे हैं केजरीवाल काम और आप नहीं बता रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी सवाल पे आ जाता हूँ जो ये कह रहे हैं कि मैं तो रात दिन 2 करोड़ लोगों के लिए ऑक्सीजन लाने के काम में लगा हुआ था। कौन सी रात में और कौन से दिन में लगे हुए थे? 12 बजे टीवी पे आने के अलावा कौन सा काम किया अरविंद केजरीवाल ने? वो दिखा देना कौन सा उन्होंने ऑक्सीजन ऑर्डर किया, कौन सा उन्होंने टैंकर ऑर्डर किया, कहाँ पे उन्होंने बेड लगाने के लिए कोई ऑर्डर किया हो, कहीं उन्होंने बजट दिया हो। विज्ञापन के बजट के अलावा कौन सा काम किया, कौन सी मीटिंग की, कहाँ पे विजिट किया? एक सेंटर विजिट किया जो होम मिनिस्ट्री ने बनाया था, दूसरा सेंटर विजिट किया जो राधा स्वामी ने बनाया था। दिल्ली सरकार का कौन सा सेंटर था? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मैं तो 2 करोड़ लोगों के लिए दिन रात काम में सोफे पे पड़े रहने के अलावा कौन सा काम किया है? और क्यों फिर देश में सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हुई है? अगर मुख्यमंत्री इतना काम कर रहा था तो क्यों दिल्ली को छोड़ के भागना पड़ा गरीबों को? दिल्ली सरकार की बसों में बैठकर ही भागना पड़ा, बॉर्डर पे छोड़ छोड़ के आए। ये कोरोना केवल ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल के फर्स्ट फेज से बात शुरू करते हैं। जब पहले फेज में कोरोना शुरू हुआ तब भी सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हो रही थी, इस साल भी सबसे ज्यादा मौतें दिल्ली में हो रही हैं। पलायन, गरीब, सबसे गरीब यूपी और बिहार का मजदूर, उसको उठा के बॉर्डर पे छोड़ दिया आनंद विहार में, सारे दुनिया ने देखा। करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की भीड़ वहां आनंद विहार में, आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं, पैदल लोग जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर काम कर रहा होता तो गरीबों को ऐसे भागना पड़ता शहर छोड़ के? ऐसे भागना पड़ता लोगों को? खाने को नहीं मिल रहा था लोगों को, दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, पैनिक फैला हुआ है पूरे शहर के अंदर। शमशान घाटों का डेटा और अस्पतालों का डेटा कोई मैच ही नहीं कर रहा है। पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं, इस साल तो अभी आएंगे जी, ठीक है। जब तक गृह मंत्री अमित शाह मैदान में नहीं आए, काम अपने हाथ में नहीं लिया, तब तक दिल्ली कोलैप्स हो चुकी थी लास्ट ईयर। इस साल भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लेने से पहले, जबकि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का है, और ये तो वो स्टेट है जो हेल्थ रिवॉल्यूशन की बात करता है। ये बोलते हैं कि हमने पिछले 7 साल में, मैं आ रहा हूं उस पर, ये बोलते हैं कि पिछले 7 साल में देश में सबसे ज्यादा हेल्थ का बजट इन्होंने अलॉट किया, ये क्लेम करते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि तो फिर पिछले 7 साल में एक भी वन सिंगल हॉस्पिटल इज नॉट बिल्ट, नॉट इवन अ सिंगल हॉस्पिटल इन दिल्ली, एक भी अस्पताल नहीं बनाए। जितनी मोहल्ला क्लिनिक बनी है एक भी नहीं बनाया, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूं। एक भी हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया, ठीक, नॉट इवन। जो एक हॉस्पिटल जो कंप्लीट हुआ वो शीला दीक्षित के टाइम पे कंप्लीट हुआ, इन्होंने उद्घाटन किया है। बजट भी शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ, उद्घाटन भी शीला दीक्षित, नींव भी शीला दीक्षित के टाइम पे पड़ी, कंस्ट्रक्शन भी शीला दीक्षित के टाइम पे कंप्लीट हुई। जी,
मोहल्ला क्लिनिक जिसकी बात की जाती है, यू टेल मी, इस पूरे कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक कहां थी? सारी मोहल्ला क्लिनिक बंद थी। किसी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज तो आप छोड़ ही दो, टेस्ट तक नहीं हो रहा कोरोना का, टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। जिस मोहल्ला क्लिनिक में वो बनाई क्यों थी आपने? इनफैक्ट दिल्ली के बाबरपुर में, दिल्ली के बुराड़ी में मोहल्ला क्लिनिक बिकम द सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर कोरोना। जो उधर इलाज कराने जा रहा था पिछले साल, वो वही बीमार पड़ रहा था। इस साल उसको मोहल्ला क्लिनिक बंद है। पूरे दुनिया में जिसपे आप ये मदर टेरेसा की फोटो लगा के बेचते हो जिस मॉडल को, वो कोरोना काल में कहां गया? आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा जो आप बोलते हो खर्च किया गया, वो कहां है? ऑक्सीजन कहां है? बेड कहां है? ब्लड कहां है? आपके मोहल्ला क्लिनिक कहां है? टेस्टिंग कहां है? अभी आज की भी अगर बात कर लो, पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में सबसे पीछे दिल्ली खड़ा है। छोटे छोटे स्टेट्स भी ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले जी मोहल्ला क्लिनिक के बारे में थोड़ा मैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानना चाहता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक फिर वहां पे चल क्या रहा है? कपिल मिश्रा जी, आपके भी इलाके में होंगे, आप गए होंगे। इतना मत चल नहीं रहा, चल रहा है, चल नहीं रहा, चल रहा है मतलब क्या? इसका क्या मतलब? चल रहे हैं वहां पे, भैंसे चल रही है वहां पे बकरियां, भैंसे और गधे चल रहे हैं, और उसकी फोटो और वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। मोहल्ला क्लिनिक एक स्कैम के अलावा कुछ नहीं है। जहां पर आपको मैं मोहल्ला क्लिनिक का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। दिल्ली में ऑलरेडी 700 डिस्पेंसरी बनी हुई थी जो कि 4 घंटे काम करती थी। आप उन ऑलरेडी बनी हुई परमानेंट कंस्ट्रक्टेड डिस्पेंसरीज को अगर चाहते तो उसमें स्टाफ लगाते 4 घंटे की जगह, वो 12 घंटे काम करती, आपकी हेल्थ कैपेसिटी ट्रिपल हो जाती। आपने उसकी जगह टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़े किए पूरे शहर के अंदर, उसके ऊपर आपने पैसा खर्च किया। 40 लाख में 2 परमानेंट या 3 परमानेंट कमरे की डिस्पेंसरी बनती है, आपने 25 लाख में एक टेम्परेरी टीन शेड बनाया जो कि 2 या 3 साल में कोलैप्स होने जा रहा है। उसके अंदर आपने डॉक्टर भी प्राइवेट अपॉइंट किया, जिसको सरकार के, यानी कि जो एक डॉक्टर एग्जाम देके, इंटरव्यू देके, क्लियर करके एम्स या आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में नौकरी करता है, उससे 4 गुना पैसा आप दे रहे हो बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी टेस्ट के, प्राइवेट डॉक्टर को कि अपनी प्रैक्टिस भी कर और मोहल्ला क्लिनिक में भी आके 4 घंटे में पैसा लेके जा। उसके अलावा दवाइयों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, टेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो खुलेआम ब्लैक मार्केटिंग का, धंधे का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की गई। और फर्स्ट हेल्थ क्राइसिस दैट दिस सिटी हैज फेस्ड आफ्टर केजरीवाल गवर्नमेंट, the whole मोहल्ला क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर was invisible, not available। इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं हुआ होगा हेल्थ के नाम पर आज तक। सुनील जी, कपिल जी कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वॉज हो हल्ला क्लिनिक। वहां पे सिर्फ हो हल्ला हुआ, प्रचार हुआ, लोगों के लिए माध्यम बना पैसा डाइवर्ट करने का, इलाज किसी का हुआ नहीं। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल इसी से निकलते हुए कि वैक्सीनेशन पर तो काम किया ना केजरीवाल जी ने। आपने कुछ डेटा डाला था जून 21 को, मुझे समझ में नहीं आता। वैक्सीनेशन तो ठीक से हो रहा है, उन्होंने 1.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन भी ऑर्डर की थी। तो कम से कम वैक्सीनेशन पर जब तक कि केंद्र ने हाथ में नहीं लिया तब तक तो दिल्ली सरकार काम कर रही थी। उतना तो आप कंसीड करेंगे ना सुनील जी? नहीं, वैक्सीनेशन का तो आपको ध्यान में होगा कि जब से केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का अपने हाथ में लिया तब से आप देख रहे हैं कि लगभग 60 लाख वैक्सीनेशन डेली हो रहा है 21 तारीख से, अगर आप आंकड़े देखेंगे। लेकिन राज्य सरकार के पास यहाँ पर लाखों में वैक्सीन रहते हुए कुछ हजार वैक्सीन अगर होते हैं तो मुझे संशय आता है इनकी मानसिकता पर। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि एफिशिएंट नहीं है, ये जानबूझकर केओस निर्माण करना चाहते हैं। और इनका ब्लेम गेम है कि कुछ भी हो जाए तो ब्लेम जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर डालकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। और इसलिए मेरा तो आरोप है ये जानबूझकर वैक्सीनेशन का रेट जो है वो कम करे। रेट मतलब उसका लगाने की जो रफ्तार है उसको वो कम कर रहे हैं, ताकि पीड़ित लोग जब तक रहेंगे तब तक इनका एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा, मीडिया का मिसयूज चलता रहेगा, 12 बजे झूठ का पुलिंदा का शो जो है उनका रेगुलर चलता रहेगा। इनएफिशिएंट तो है ही, लेकिन इसके साथ आप कैसे बोल सकते हैं इनएफिशिएंट है? इतने एफिशिएंटली जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, क्या वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है? एफिशिएंटली काम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि इनको मोदी को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है, और किसी भी हालत में जो है अपनी इमेज चमकाने का ये एडमैन कोशिश करता है। तो इनके वैक्सीनेशन के आंकड़े झूठे हैं और इनके ये सारे झूठ के पुलिंदे खुल चुके हैं। तो कपिल जी, ये बताइए कि जो दिल्ली में केवल 70,000 वैक्सीन लग रही थी, 80,000 से ज्यादा आंकड़ा आगे नहीं जा पा रहा था, जबकि पूरे देश में 88 लाख लग रही थी। पर केजरीवाल सरकार ने तो बड़े दावे किए थे वैक्सीनेशन को लेकर भी। तो क्या सवाल यह है कि हर चीज का, अपनी हर नाकामी का ठीकरा मोदी सरकार पर कैसे डालना है? क्या केवल यही राजनीति हो रही थी, या इसमें और भी कोई तरीके से पैनिक क्रिएट करके देश में एक तरीके से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाए, उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य रहा होगा? शहजाद भाई, ये केवल मोदी सरकार पे ठीकरा फोड़ना है वो बात नहीं है। ठीकरा तो वो वैसे भी फोड़ते हैं। उनके घर में अगर चाय में चीनी भी कम ज्यादा हो जाएगी तो मोदी जी पर ही ठीकरा फोड़ने जा रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। मतलब मैंने कहा भाई एक दिन ये तो साबित कर दो कि तुम जिंदा हो। एक दिन ये तो साबित कर दो कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, जीवन है, संवेदना है, दिल में धड़कन है। साबित तो कर दो, तब तो कोई तुम्हें मारेगा। दुनिया में तो शरीर मर जाता है, आत्मा भटकती है। इधर तो आत्मा मर गई है, शरीर भटक रहा है। और वो बोलते नहीं, पर वो तो मैं आपको वो कह रहे कि आपकी आत्मा जो है, आपकी अंतरात्मा आवाज नहीं दे पा रही है। वो तो राशन भिजवाना चाहते हैं सबको घर घर, और आप रोक रहे हैं। उन्होंने दारू तो भिजवा दी घर घर। राशन भिजवाएंगे। हम कहते हैं राशन भिजवा देना प्रभु, पहले पानी भिजवा दो। वो जो काला पानी आ रहा है, वो जो बदबू आ रही है, वो जो टैंकर के लिए लाइन लगी हुई है, टैंकर के नीचे बच्चे कुचल के मारे जा रहे हैं। कोरोना काल में 500 आदमी टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। पानी दे दो पहले घर में, राशन बाद में दे देना। पानी दे के दिखा दो जिसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका ऑलरेडी प्रोविजन है, जिसका ऑलरेडी बजट है, जिसके लिए ऑलरेडी तुम्हारे पास एक मिनिस्ट्री है जिसमें किसी का कोई इंटरफियर नहीं है। राशन भी दे देना, पानी तो दे दो। तो आपको साबित तो करना पड़ेगा दैट यू कैन डिलीवर। मैं आपको फिर से उसी बात पे आता हूं कि ये केवल ब्लेम गेम नहीं था। दिस वाज नॉट ओनली अ ब्लेम गेम, दिस वाज अ कॉन्स्पिरेसी, वेल इंटेंडेड क्राइम to create panic, to cause deaths, to create mayhem in the city and an entire nation. आप जब लोगों को अपने यहां से गरीब आदमी को बॉर्डर पे छोड़ देते हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जाओ फैलाओ बीमारी यूपी में, बिहार में जाकर। हम तुम्हें नहीं, अपने घर में भी नहीं रहने देंगे। अस्पताल तो छोड़ो, घर में भी नहीं रहने देंगे। जाके दिल्ली की सरकार की बसों ने बॉर्डर पे जाके छोड़ा लोगों को। व्हाट यू वांटेड टू डू? You wanted to create panic, you wanted to spread corona. सरकार भेज रही है लोगों को, जाओ। सरकार के माइकों से अनाउंसमेंट हो रहा है, रात को 12 बजे बस आने वाली है, जल्दी जल्दी छोड़ के आओ, बस में बैठो। ये सब तो वीडियो रिकॉर्डेड है ना, ये तो कोई क्रिएटेड स्टोरीज नहीं है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉर्डेड। इसके बाद आप ये बोलते हो कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आपने क्या ब्लैक मार्क? आपका मंत्री ऑक्सीजन लेकर बैठा हुआ है, सिलेंडर। और सुनील जी ने बताया, वो जिसको आप दिल्ली का नायक बता रहे हो, उसके घर से निकल रहे हैं 600 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर। और मुख्यमंत्री बैठ के बोल रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। यू आर क्रिएटिंग पैनिक इन द सिटी, यू आर क्रिएटिंग ब्लैक मार्केट इन द सिटी। अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन का प्रॉमिस किया है वहां डिलीवर नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रहे हो कि 4 गुना ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि अन्य बाकी राज्यों में भी ऑक्सीजन ना जा पाए। ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर लेने को तैयार नहीं हो। अगर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है? ये पैनिक फैलाने की कॉन्स्पिरेसी है, बीमार फैलाने की कॉन्स्पिरेसी। और उसके बाद अभी देखो, अभी दिल्ली का सिस्टम ठीक हुआ नहीं है। बच्चों की वैक्सीन, बच्चे मरने वाले हैं, अबे दिल्ली का बेटा तू है, खुद भी बच्चों की तरह व्यवहार करोगे क्या? क्या बिहेवियर है ये? पिछले 3 महीने से सिसोदिया अमेरिका की एक कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे हो, कंपनी का नाम लेके ट्वीट कर रहे हो, कंपनी का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि इस कंपनी की वैक्सीन लगनी चाहिए, जिस कंपनी की बच्चों की वैक्सीन अभी अमेरिका में भी अप्रूव नहीं हुई है, WHO ने भी नहीं किया, यूएसए में भी नहीं लग रही। कोई यूएसए में वैक्सीन लग रही है क्या बच्चों को? भारत में उसकी लॉबिंग कर रहे हैं। जिनको भारत की कंपनियों से प्रॉब्लम होती है, भारत की कंपनियों को गाली देने वाले अमेरिका और चाइना की कंपनी के लिए दलाली कर रहे हैं बैठ के।
खुलेआम दलाली। ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का काम है क्या कंपनी का नाम ले लेके वैक्सीन की बात करना? जो वैक्सीन तुम्हें मिली हुई है वो लगा नहीं पा रहे हो। तो ये क्राइम है, क्रिमिनल इंटेंशन है, कॉन्स्पिरेसी है, जानबूझ के किया है। दिल्ली और देश में लोगों की मौतों के सीधे जिम्मेदार हैं, सीधे जिम्मेदार। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने छेड़ा है सुनील जी। मैं इसको लेकर आपके पास आ रहा हूं कि बच्चों की वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां भेज दी? मोदी जी जवाब दीजिए। इनको ये नहीं दिखा कि जब बच्चों की वैक्सीन राजस्थान में गार्बेज में चली गई, कहीं पर जमीन में गाड़ दी गई, पंजाब में गरीबों की वैक्सीन लेकर अमीरों को दे दी गई हाई प्राइस पर, तो उनको वो भी नहीं दिखा। तो और महाराष्ट्र में तो अलग ही किस्सा चल रहा है, वहां पे तो नकली वैक्सीन लग रहे हैं, 2000 लोगों को नकली वैक्सीन लग गए। जी बिल्कुल शहजाद जी, ये एक तो बच्चों की वैक्सीन नाम का झूठ, लेकिन जो झूठ जो अनपढ़ जनता है जिसको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल विषय बन जाता है कि जब इतने सारे लोग एक साथ आकर एक बात झूठ बोलना शुरू हो जाते तो इनोसेंट लोग उसमें फंस जाते हैं। जैसे वो पुरानी कहानी आपने सुनी होगी कि वो एक गरीब किसान अपने बछड़े को बेचने के लिए जा रहा है और 3 चोर उसको देख लेते और सोचते हैं कि हम ये बछड़ा कैसे हड़प सकते हैं। तो 10-10 मिनट के अंतराल के बाद एक एक चोर मिलता है और बोलता है इस कुत्ते को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो पहली बार तो लड़ता है, बोलता है ये कुत्ता नहीं है, ये बकरा है। दूसरी बार उसको डाउट आ जाता है कहीं मैं तो गलत नहीं हूं, पहले वाला भी बोल रहा था, दूसरे वाला भी बोल रहा था, और आखिर में जब तीसरे वाला भी बोलता है कि ये बकरा नहीं है ये कुत्ता है, तो उसको लगता है मैं ही पागल हूं और वो बकरे को छोड़कर चला जाता है। ये तीनों मिलकर उस बकरे की ईद मना लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से ममता भी झूठ बोले, राहुल गांधी भी झूठ बोले, बाद में केजरीवाल भी झूठ बोले, और ये सब लोग अपने लुटियन मीडिया के कुछ लोग और कुछ चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट दे देकर एक ऐसा हवा खड़ा करे कि बच्चों की वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन। और आपने तो ये सत्य बता दिया कि बच्चों की वैक्सीन अब तक WHO ने सर्टिफाई नहीं की है, कहीं किसी देश में लग नहीं रही है, कहां से आई है बच्चों की वैक्सीन? और फिर अगर ये बच्चों की वैक्सीन है तो जो पंजाब में जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ वो बच्चों की वैक्सीन का हुआ। राजस्थान में जो लाखों की संख्या में, मैंने भी ट्वीट किया था, आपने भी ट्वीट किया था, कपिल भाई ने भी किया था कि किस तरह से कचरे के डब्बे में, गटर में वैक्सीन पड़ी हुई है। ये वैक्सीन वेस्टेज तो आंध्र प्रदेश में भी हुआ है, ये वैक्सीन वेस्टेज कहां नहीं हुआ है? झारखंड में वैक्सीन वेस्टेज के ऊपर न्यूज आई है। मतलब नॉन बीजेपी स्टेट्स, रूल स्टेट्स जो है, मैं तो आपको महाराष्ट्र के किस्से बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पर जिस तरह से यहाँ पर 8 ऑक्सीजन के प्लांट्स के लिए पीएम केयर्स फंड ने पैसे दिए थे दिल्ली में, वैसे महाराष्ट्र के लिए 10 के लिए पैसे दिए थे। वहां भी किस्सा यही है, 1 बना, 9 अभी तक नहीं बने। मुख्यमंत्री जो है वो जब उसको कोई संकट आ जाता है और उसको टैकल नहीं कर पाता तो उंगली केंद्र की तरफ दिखा देते कि ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए, जिस तरह से पीएम केयर्स फंड है वैसे सीएम केयर फंड सभी जगह पर है। तो इनके सीएम केयर फंड में 590 करोड़ रुपए जमा हुए, अब तक 410 करोड़ अभी तक उसी में पड़े हुए। ही हैज नॉट यूटिलाइज्ड दैट। ऑफ कोर्स जो यूटिलाइजेशन हुआ भी है उसकी भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है और ये सब मलाई खाने वाले, ये वसूली गैंग है, महावसूली गैंग है। तो हो सकता है जो पैसा सीएम केयर फंड से जितना भी खर्चा, एक तो बताया ना मैंने 590 से 400 करोड़ तो अभी तक पड़ा हुआ है, लेकिन जो खर्चा हुआ है उसमें भी इन्होंने वसूली गैंग ने कहीं तो डाका जरूर डाला होगा। बीएमसी का जो बजट कोविड मैनेजमेंट के लिए है उसका भी ऐसा ही किस्सा है, वो अभी तक यूज नहीं किया हुआ। अच्छा, हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट एमओएस थे डॉक्टर रंजीत पाटिल जी, उनका पिछले साल का वीडियो ये वायरल हुआ था। उन्होंने राज्य सरकार को कहा था कि दूसरी वेव आ सकती है, आप हर जिला में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाइए करके। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप वेंटिलेटर्स खरीद रहे हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उस वेंटिलेटर का क्या उपयोग है? डॉक्टर रंजीत पाटिल जी का वो आपको वीडियो आपने देखा होगा।
केंद्र की टीम मार्च 2001 में ऑब्जर्वेशन के लिए आई, क्योंकि 1 नंबर का फेल्यूर स्टेट है महाराष्ट्र कोविड मैनेजमेंट में। और वो टीम आकर जाने के बाद उन्होंने अपना सारा रिपोर्ट दिया स्वास्थ्य मंत्रालय को, और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय पथक हर महीने उनको लेटर भेज रहा है कि आपके इसमें डेवलपमेंट क्या हुई, उसमें डेवलपमेंट। किसी भी पत्र को महाराष्ट्र सरकार जवाब ही नहीं दे रही है। मतलब इतनी इनएफिशिएंट सरकार है कि ये आंकड़े छुपाती है। कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने वैक्सीनेशन के झूठ बोले, टेस्टिंग के झूठ बोले, इन्होंने तो मौतों के आंकड़े छुपाए। अभी हजारों की संख्या में जो मौतें कोविड से हुई थी, जो छुपाई थी, अब बाहर निकल रही थी, अरे ये भी तो कोविड से मर गया, वो भी तो कोविड से मर गया। अच्छा, ऑक्सीजन जो बनाने वाली जो कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी आइनॉक्स जो है, ये आइनॉक्स पुणे में है। ये अगर चाहते तो उस कंपनी से बात करके पर्याप्त ऑक्सीजन पहले से स्टोर करके रख सकते थे। जिस तरह से हैदराबाद में रेमडेसिविर की कंपनियां है, वैसे महाराष्ट्र में भी रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां हैं। उनसे पहले बात करके रेमडेसिविर का पर्याप्त स्टॉक कर सकते थे, लेकिन ये जागे ही नहीं। ये तो महावसूली में अब तो देख रहे देशमुख जी की क्या अवस्था हो रही है, और एक के पीछे एक मंत्री जो है इनका किसी ना किसी विवाद के घेरे में आ रहा है। कभी कांग्रेस का आ रहा है, कभी एनसीपी का आ रहा है, कभी भ्रष्टाचार में तो इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो ऐसे राज्य में जब मुख्यमंत्री घर से ही नहीं निकल रहा, आज आप देखेंगे असम की सरकार बीजेपी की रिपीट हुई। क्यों रिपीट हुई? क्योंकि मैं जब पार्टी ने कुछ दायित्व दिए थे, तब मुझे असम का, जब पहले लॉकडाउन में असम के भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाओं के साथ रोज फोन पर बात करने का दायित्व मुझे दिया था माननीय नड्डा जी ने। तो मैं पूछता था, हर प्रभारी मंत्री जिले का धुआंधार प्रवास कर रहा था। सर्बानंद सोनोवाल कहीं जा रहे हैं, हिमंत बिश्व शर्मा कितना काम कर रहे थे। ये मुख्यमंत्री तो घर से ही नहीं निकला। मराठी में शहजाद जी, आप भी मराठी है, पुणे के हैं, मैं भी पुणे का हूं, मुंबई का हूं। घर कोमड़ा म्हणतात ना, घर कोमड़ा, घर के अंदर से न निकलने वाला, ऐसा ये घर कोमड़ा मुख्यमंत्री है। और इन्होंने जंबो कोविड केयर सेंटर्स ही नहीं बनाए। नागपुर में इतना कोरोना फैला, पुणे में इतनी केसेस है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर छूट गया शहजाद जी? लेकिन इन्होंने मुंबई छोड़कर किसी भी शहर में जंबो कोविड सेंटर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नियत नहीं है, इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, पैसा खाने की आदत है कि झूठ बोलकर मुख्यमंत्री पद हथिया लिया, भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपकर मुख्यमंत्री पद हथिया लिया। दोनों कांग्रेसों को पता था कि ये जिंदगी में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्होंने इनको सामने रखकर सारे अपने, देखिए शरद पवार जी जो है, सारे चोर मंडली इकट्ठा होकर बैठक किए थी कि किस तरह से देश को नोचा जाए। अब इनके राज में झूठे वैक्सीनेशन कैंप लगेंगे, नहीं तो और क्या होगा बताइए तो। और नहीं, पर मेरा एक सवाल, एक मिनट लेता हूं। जी जी, इतने यूटर्न्स है कि सारी दुनिया जानती है कि होम क्वारंटाइन, अगर आप पॉजिटिव होते हो तो पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आप पैनिक मत होइए, आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। और बिल्कुल आप पैरासिटामोल है या आपके जो आवश्यकता, जो एक कोविड का प्रोटोकॉल, एक मिनिमम जो दवाइयां आपको लेनी है, विटामिन कौन सा लेना है, जिंकोवेट लेना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 3 दिन लेना है वगैरह, वो पूरा प्रोटोकॉल है, वो दवाइयां मंगा लीजिए। और राज्य सरकार भी व्यवस्था करती है, महानगर पालिका व्यवस्था करती है, आपके घर में दवाइयां भेज देती है। ऑक्सीजन चेक करने के लिए जो छोटा सा ये है, उसको भी भेज देते हैं, डिवाइस है उसको भी दे देती है। अब ऐसी स्थिति में अभी यूटर्न, ये गए 2-3 दिन के मैं आपको बात बता रहा हूं कि इन्होंने होम क्वारंटाइन मना कर दिया। ये कितना बड़ा पाप है। मतलब अब मजबूरन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको सरकार ने बताए हुए जगह पर, मतलब उन्होंने जो होटल्स हायर किए हैं उन होटल्स में भेजना पड़ेगा। और वो क्या हो रहा है ये भी मैं बताता हूँ। वो मजबूरन वो आदमी जाता है होटल में जहां क्वारंटाइन करने के लिए बताया गया है, वहां वो 1 दिन का पैसा लेते और छोड़ देते, उनको क्वारंटाइन भी नहीं करते। अच्छा। टेस्टिंग की बात कितना झूठ है। मैं एयरपोर्ट मुंबई बार बार जाता हूं, वहां पर टेस्टिंग में देखा है, महानगर पालिका वाले अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो आपसे पैसा खाते और आपको छोड़ देते।
मतलब पहले तो टेस्टिंग में मैंने सुना था कि कट जाता था, ठेठ मुख्यमंत्री तक जाता था, और इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है ना। बस से ट्रेवल करने वालों का कोई टेस्टिंग नहीं है, रेलवे से ट्रेवल करने वालों का कोई टेस्टिंग नहीं है, जहां लाखों की संख्या में लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो कहां का आप कोविड कंट्रोल कर पाएंगे? आज के मैंने आंकड़े देखे हैं, महाराष्ट्र के 10,000 से ज्यादा केसेस है आज भी महाराष्ट्र में, जबकि बाकी जगह पर केसेस की संख्या में कंट्रोल आ रहा है। तो ये तो अब ममता जी ने भी यही किया, इसकी भी कुछ कहानियां हैं मेरे पास शहजाद भाई। पर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, और इसमें कपिल मिश्रा जी को भी शामिल करेंगे, पर आपसे पहले पूछना चाह रहा था कि मुंबई में जंबो सेंटर इसलिए बनाए ताकि मुंबई मॉडल को बेचा जा सके। एक दिल्ली मॉडल को भी बेचा जा रहा था, तो मुंबई मॉडल की एक कहानी ये सामने आई, और मैं शुक्र मनाता हूं लुटियंस मीडिया का कि कम से कम कपिल मिश्रा को इस बात में दोष नहीं दिया। पर बीएमसी के एक अस्पताल में चूहे ने एक 24 साल के पेशेंट को, मैं ये बड़ा गंभीर मामला है सुनील जी, मैं गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, एक आईसीयू के पेशेंट को एक चूहा खाता है, आईसीयू में चूहा पहुंच जाता है, उसको फिर बाइट करता है और वो पेशेंट मर जाता है। खुदा ना खास्ता ये इशू, अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती तब क्या होता? अरे वो तो कहाँ शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो वो तो इनका तो ये नियम है कि भाजपा रूल स्टेट में जरा सी कोई खरोंच भी आए तो वो हंगामा खड़ा करेंगे। भाजपा रूल स्टेट में जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो दलित पर अत्याचार होता है या मुसलमान पर अत्याचार होता है, लेकिन नॉन बीजेपी रूल स्टेट में जब अत्याचार होता है तब वो दलित या मुसलमान नहीं होता, फिर वहां पर उनके अंदर का इंसान जाग जाता है, क्योंकि वहां दिखाएंगे कि ये दलित पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर ये दिखाएंगे कि ये मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। तो फिर ये तो उनका बेसिक जो एक नैरेटिव वो जो सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव ही हिल जाएगा। और इसलिए आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कितना बड़ा पाप है शहजाद जी कि महाराष्ट्र के बाकी शहरों में इतना भयंकर कोरोना का प्रकोप हो रहा था, लोग मर रहे थे, लेकिन अपना एक मॉडल क्रिएट करने के लिए सिर्फ मुंबई में जम्बो कोविड सेंटर, और उसी मुंबई में जो है वो चूहा जो आपने बताया आकर आईसीयू में आकर, और उसी आईसीयू में आकर किस तरह से शिवसेना की नगर सेविका आकर तमाशा कर कर ये तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स को दरवाजे के बाहर में खड़ा करती हूं। अरे कितना स्ट्रेस है इन डॉक्टर्स के ऊपर, कितने परेशान है ये लोग, और किस तरह से इन डॉक्टर्स ने और इन लोगों ने देश की सेवा की है, ये इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, खास करके सरकारी अस्पतालों में जब उनकी सैलरीज फिक्स्ड है। इन लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश में शहजाद भाई और पूरे उनका जो आरोग्यश्री का उनका जो एक ये है स्कीम है, उस स्कीम को उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर लेकर आ जाओ, ये पूरा इंश्योरेंस का पैसा आपको हम देंगे। एक हॉस्पिटल से पैसा नहीं मिल रहा है, एक हॉस्पिटल से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और 5-5, 10-10 लाख के बिल भरकर आते हैं, गरीब आदमी जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्कीम है राज्य सरकार की, उस स्कीम को हम वहां पर अवेल करेंगे, मुख्यमंत्री ने जगन ने बताया, तो इसलिए वहां जाते हैं, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो स्कीम काम नहीं कर रही है, वो स्कीम देने के लिए पैसा नहीं है राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास पैसा कोविड काल में पहला राज्य है पूरे भारत में जो चर्च बांधने के लिए सरकार टेंडर निकालती है। चर्च की दीवारों को, बाहर के कंपाउंड वॉल को बनाने के लिए 2-2, 4-4 करोड़ के टेंडर्स निकालती है। पास्टर्स को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा है। स्टेट स्पॉन्सर कन्वर्जेंस के लिए जगन मोहन रेड्डी के पास पैसा है, लेकिन कोविड को लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम हुआ मैं आपको बताता हूं शहजाद जी, आंध्र प्रदेश में वहां पर जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, इंडस्ट्रीज को जो ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, वो उनका ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहा, कुछ समय उसको रोक देते और वो ऑक्सीजन अगर मेडिकल यूज के लिए अगर लाते तो लोग नहीं मरते। लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं था, मिसमैनेजमेंट था। पहले वैक्सीनेशन के समय बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन वेस्टेज हुआ आंध्र प्रदेश में। तो ये सारा जो महाराष्ट्र हो या पंजाब में, तो आपको सारे वहां की किस्से मालूम है जो आपने भी उल्लेख किया था।
बाद में झारखंड का, छत्तीसगढ़ का मिनिस्टर जो कोवैक्सीन के एफिकेसी के ऊपर सवाल उठाता है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है हेल्थ मिनिस्टर जो है वहां का टीएस सिंहदेव ने जो सवाल उठाया था। झारखंड में किस तरह से राजनीति मुख्यमंत्री करते हैं हेमंत सोरेन, आपको पता है कि ये कोई यहाँ पर खबरें नहीं आती है ना, ये स्थान महात्म्य होता है। दिल्ली होने के कारण खबरें में छाए रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के यहाँ पर भी आपने हाल ही का किस्सा सुना होगा, ये फेक वैक्सीन, वहां पर एक फेक आईएएस ऑफिसर देवांजन देव के लीडर्स के देवांजन देव जी, देवांजन देव है उसका नाम। हाँ देवान, पता है देवान, तो वो टीएमसी के लीडर्स के साथ घूमता है। और सबसे बड़ी बात है जादवपुर की जो सीट है जहां पर हमारे अनुपम हजरा के लिए मैं वहां पर काम करने के लिए 1 महीना रहा था, वो जादवपुर में जो मिमी चक्रवर्ती वहां पर जो एक कलाकार एक्ट्रेस वहां पर एमपी बनी, वो ब्रांड एम्बेसडर बनी। कौन से वैक्सीनेशन कैंप की? फेक वैक्सीनेशन कैंप की। और खुद भी वैक्सीन लगा लिया और बाद में पता चला वो कोई एंटीबायोटिक्स उसने जो है सबको दिया था। अब ऐसे ऐसे किस्से आपको जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। इससे ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट बोलने वाली पार्टी है। तो देश की समस्या है तो देश के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री होने के कारण त्रिपुरा पहला राज्य बन गया जिसने 100% वैक्सीनेशन पूरा किया, जो टारगेट दिया था। और मुझे अभिमान है त्रिपुरा पर। और इस तरह से हमारे राज्यों में देखिए गलतियां होती है, गड़बड़ियां होती है, इंसानों से होती है, सब जगह होती है। लेकिन जब आप ओवरऑल मैनेजमेंट देखेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखेंगे, ओवरऑल आंकड़े देखेंगे, तब आपको ध्यान में आएगा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स आर फार 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 बेटर देन दीज। ये पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो फिर आखिरी पड़ाव में, क्योंकि हम इस एपिसोड में जा रहे हैं, तो कपिल मिश्रा जी से मैं एक सवाल लेना चाहता हूं और फिर सुनील जी आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आऊंगा। तो कपिल मिश्रा जी, जो बातें कही जा रही है, व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बेहतर है, पर विज्ञापन देने में केजरीवाल जी और मुंबई की सरकार का कोई तोड़ नहीं है ना। इसीलिए आज इतनी बड़ी अव्यवस्था का प्रमाण जिससे हमने शुरू किया, ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट सामने आया है, तो आज उस तरीके से सवाल नहीं किए जा रहे। और आप लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब इस विषय को लेकर क्या करेगी? केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहेगी, ट्विटर तक ही सीमित रहेंगे, या इस पे आपराधिक कार्रवाई जो होनी चाहिए उसको सुनिश्चित कैसे कराएगी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली? नहीं, मैं स्वयं इस पे एफआईआर करवाने के लिए जा रहा हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं शहजाद भाई, कि इससे पहले जब ऑक्सीजन से डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी से जयपुर गोल्डन में, तभी मैंने इसकी इंक्वायरी के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर भेजा था कि ये ऑक्सीजन की जो कमी है इसकी इंक्वायरी इमीडिएटली होनी चाहिए। दिस इज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। अब ये उसका फॉलो अप है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी ऑब्जर्वेशन आ गई है। सो मैं खुद इस पे एफआईआर कराने के लिए जा रहा हूँ। और हमारे जो संगठन है हिंदू इकोसिस्टम, पंजाब में और उत्तरांचल में, दोनों राज्यों में आज ही हम लोग एफआईआर कराने के लिए जा रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि वहां की, और यूपी में जहाँ की ऑक्सीजन रोकी गई थी, वहां पे भी जिन लोगों की मौत हुई है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत आवश्यक है। और दिल्ली भाजपा भी इस मामले में जनता को बताने से लेकर 3 तरह का न्याय, ईश्वर का न्याय, कानून का न्याय और जनता का न्याय, ये तीनों न्याय सुनिश्चित करेंगे। तीनों प्रकार का दंड केजरीवाल और सिसोदिया को जो पाप किया है, महापाप किया है, उसके लिए मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे। और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस महापाप के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की मृत्यु के लिए और ऑक्सीजन की कमी के लिए और झूठ और साजिश के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको जब तक सजा नहीं मिलती है, जब तक तीनों तरह की सजा, ईश्वर का न्याय, जनता का न्याय और कानून का न्याय, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, चैन से बैठने वाले नहीं है शहजाद भाई। अच्छा, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के हर एक स्टेप और उनके मिस स्टेप से वाकिफ है, अब ये ऑक्सीजन पर बात आ गई है तो फिर से कहीं यू टर्न करके डाइवर्ट करने की कोशिश होगी। तो अगला किसका होगा? वैक्सीनेशन पर होगा या राशन पर होगा या कोई तीसरा मुद्दा लाएंगे अरविंद केजरीवाल?
आपके सवाल से मुझे ये समझ में आ गया कि जितना मैं वाकिफ हूँ उतने आप भी वाकिफ हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश को ये बात पता है। जिस दिन ऑक्सीजन का ऑडिट शुरू हो गया था, अगले दिन से वैक्सीनेशन का स्यापा शुरू कर दिया था। और जब वैक्सीनेशन की पोल खुलने लगी कि कम हो रही है, तो राशन के लिए रोने लगे हैं। कुल मिला के उनको अखबार में विज्ञापन देना है। 12 बजे जिस दिन टीवी पे नहीं आते हैं, उस दिन उनको दोपहर का खाना हजम नहीं होता है। अपने आप से ऑब्सेस्ड, अपनी टीवी में अपने को ही देखने के लिए वो एक व्यक्ति इतना ऑब्सेस्ड भी हो सकता है क्या? वो पूरा दुनिया और देश देख रहा है। लेकिन बिल्कुल सही बात है आपके सवाल में। हंसी तो है, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है, और सच में दिल्ली के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। तो सुनील जी, आपके शो पर एक बड़ी बात कपिल ने कही है। कपिल जी कह रहे हैं कि न केवल दिल्ली में, पर वो जो बाकी प्रदेश जो इससे प्रभावित हुए हैं, मूल मुद्दे पर फिर से आते हुए, तो उनके यहाँ पर जो जाने गई हैं ऑक्सीजन की कमी को लेकर, जिसका सीधा लिंक अब दिल्ली के इस एक्स्ट्रा इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन डिमांड से था, तो वो उस पर एफआईआर होने वाली है लोगों की और केजरीवाल जी के खिलाफ। मेरा पर आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा इस एपिसोड में कि ये जो राजनीति है, बार बार अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, आप ठीकरा मोदी पर फोड़ दो और कोविड विरोध से ज्यादा मोदी विरोध करो, क्या इस तरीके से आने वाली जो लहर है, तीसरी लहर जो आ सकती है, क्या इस तरीके की राजनीति चलती रहेगी, पैंडेमिक पर पॉलिटिक्स? तो क्या हम मिलकर डटकर इस चाइनीज वायरस का सामना कर पाएंगे? देखिए शहजाद जी, मुझे एक बात बहुत प्राउडली आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति के लिए राजनीति वो करते हैं, हम कानूनन उनको सबक सिखाएंगे, हम जनता के कोर्ट में भी इन चीजों को लेकर जाएंगे। और ये सारा आखिर में क्यों करते हैं? क्योंकि कुर्सी पर चिपके रहने के लिए करते हैं। अपनी प्रसिद्धि लोलुपता जो है वो भ्रष्टाचार, पैसा कमाने के लिए, परिवारवाद के लिए ये सारा करते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इन सबसे अलग है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जितना एक्टिवली गए 1.5 साल में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से बिल्कुल बूथ से लेकर राष्ट्रीय ऑफिस बेरर तक संगठन को जो पकड़ के रखा और रेगुलर फॉलोअप करके फीड द नीडी हो, लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना हो, काढ़ा पहुंचाना हो, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे कहीं दूर दूर फंसे हुए हैं उनको जाकर युवा मोर्चा को बताकर कि इनमें जाकर काम करना हो, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को लगाया, जिस तरह से माइग्रेंट लेबरर्स को जगह जगह पर चप्पल देने से, खाना देने से, दवाइयां देने से, अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने से जिस तरह से सेवा की, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया जो जगत प्रकाश नड्डा जी ने पार्टी के बूथ तक पहुंचाया, सेवा ही संगठन। बीजेपी इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव पार्टी, असर्टिव पार्टी, और हम लोग नेशन फर्स्ट की भावना से काम करते हैं शहजाद जी। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई महीनों से, वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करो। युवा मोर्चा से लेकर सभी मोर्चा अपने अपने लोगों में वैक्सीनेशन के अवेयरनेस कैंप्स हम लोग लगा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का मैं सह प्रभारी हूं। आज ही सुबह युवा मोर्चा के अध्यक्ष का मुझे फोन आया और वो प्राउडली बता रहा था कि हमने 900 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंप अलग अलग जगह पर, अवेयरनेस कैंप कि लोगों में जाना, और जबकि मोदी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और आपने वो कश्मीर का एक वीडियो भी देखा होगा, वैक्सीनेशन के लिए आए हुए लोगों को पत्थर मारकर भगा रहे हैं, इस तरह से मतलब कट्टरपंथी झूठ फैला रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में झूठ बता रहे हैं। कोई तो कहता है कि ये वैक्सीन लगाऊंगा तो इम्पोर्टेंट हो जाऊंगा। ये भगवान, मतलब ये भगवान बचाए ऐसे लोगों से जो गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे समय में केवल उनको आरोप लगाना नहीं, तो जनता की कोर्ट में ही जाना, सरकार के कोर्ट में ही जाना, ऐसा नहीं, तो पॉजिटिव मैसेज लेकर बार बार हमें बीएल संतोष जी और नड्डा जी हम लोगों को कहते कि आप अपने राज्यों से संपर्क, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, हम 36 राज्यों के अलग अलग प्रभारी हैं, हम लोग रेगुलरली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके ऊपर कोई भी मेरे साथ डिबेट करने के लिए आए, देश भर में सबसे ज्यादा मौतें पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की बीजेपी के और आरएसएस के लोगों की हुई है।
इसका कारण है क्योंकि जब से कोविड चालू हुआ है हम लोग फील्ड पर है, हम लोग प्रवास कर रहे हैं और हमारे प्रवास करने वाले कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको संक्रमण हो जाता है। लेकिन जब एक बार तय कर लिया कि हम देश के लिए राजनीति करने के लिए है, प्रधानमंत्री जी ने बताया है सेवा करने के लिए बूथ तक जाकर कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद शहजाद जी कहीं ना कहीं तो ये वायरस पकड़ लेता है ना। और ऐसे मेहनत करने वाले फील्ड पर, मुझे पता है ना, आपको कपिल जी याद होगा जब ये झूठ आम आदमी पार्टी ने फैलाया कि आपको बसों की व्यवस्था कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सभी बॉर्डर पर जो भीड़ पिछले बार ये सारे उत्तर प्रदेश बिहार जाने वाले लोगों की हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता इंक्लूडिंग कपिल जी आप लोगों को वहां जाकर समझा कर वापस जा रहे थे, बता रहे थे कि आपको सभी व्यवस्थाएं घर में हुई, आप कृपया या भीड़ मत। मुझे एक भी आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह से उनको जाकर समझाने में दिखाई नहीं दिया। अगर होते तो कम से कम उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके सोशल मीडिया में तो वो फोटो शेयर करते ना कि देखो हम जाकर समझा रहे हैं। वो तो भगा ही रहे थे, वो कहां से समझाते तो भड़का रहे थे वहां। शहजाद जी, आई एम प्राउड टू बी ए बीजेपी एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता एंड लीडर कि आज हमें पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है नड्डा जी ने। करोड़ों पौधे सारे देश भर में लगाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस हुआ 23 तारीख को, तब से लेकर जयंती आ रही है 6 तारीख को, 14 दिन हर बूथ पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम होना। और इतना ही नहीं, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होना चाहिए, हर पेड़ को, पौधे से पेड़ बनने तक एक गार्डियन एक पेड़ को देना चाहिए, ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि उसको ट्री गार्ड लगाओ, उसकी निगरानी रखो, उसको पानी मिलेगा ये देखो, खाद मिलेगा ये देखो। और नड्डा जी ने दिल्ली के उद्घाटन के कार्यक्रम में बताया कि जब आप 10 साल बाद उस पौधे को पेड़ बना हुआ दिखाई देगा, तब आपके मन में कितना बड़ा संतोष होगा कि मैंने एक पौधा लगाया था, देखो इसका पेड़ बन गया है। इस ढंग से बात करने वाला एक पॉलिटिशियन आपको कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये तो मलाई खाने वाले, चोरी करने वाले डकैत लोग हैं और इनकी जितनी निंदा करे उतना कम है। एक तरफ पॉजिटिव असर्टिव और देश की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, और दूसरी तरफ मोदी के ऊपर आरोप लगाने के चक्कर में देशद्रोही बनने तक सभी राजनीतिक दल उतर गए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं शहजाद जी कि जो आप शो करते हैं इन नेशनल इंटरेस्ट, और इसको हम सभी अपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको दिखाते हैं। क्योंकि देखिए ये सारी बातें हम जो बताना चाहते हैं ये चैनल्स नहीं बताते, झूठ फैलाने का काम करते हैं। और इसलिए ये जितना झूठ आ जाता है तो जितने बड़े आवाज में बताते हैं, उसका सत्य जब आता है तो बहुत धीमे आवाज में बताते हैं। तब इसलिए सोशल मीडिया के इन सारे चैनल्स का उपयोग करके आपने जो इन नेशनल इंटरेस्ट में हर बार, अभी ये तीसरा आपका शो है, ये दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है और लोगों तक सत्य पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक बार आपको बधाई देता हूं शहजाद जी, और कपिल जी भी आज हम में बहुत बधाई शहजाद भाई, आपके साहस को, वीरता को नमन। जी, तो यही है कि आप लोग पौधे लगा रहे हैं, पर वो जो है प्रोपेगेंडा के पौधों में खाद पानी दे रहे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश इन नेशनल इंटरेस्ट में यही रहेगी कि झूठ के इस पौधे को हम सच्चाई के वैक्सीनेशन से कम इसका जवाब दें। और आज जो आप लोग सभी लोग जुड़े हैं, और खासकर सुनील जी आपके समय का और कपिल मिश्रा जी आपके समय का आपने समय दिया यहाँ पर ये बताने के लिए कि जैसे एक कोला की ऐड है कि दिखावे पर मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। तो विज्ञापन पर मत जाओ, केजरीवाल के विज्ञापन मत जाओ, व्यवस्था के सच्चाई को देखो और अपनी अक्ल लगाओ। ये आज का मूल जो है निकल कर आया है आज के इस संस्करण से। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार आप लोगों का कि आपने समय दिया। आगे भी जुड़ते रहेंगे।